सो यहाँ पे दो गोल्डन रूल है। पहला रूल है कि जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का। रिपीट नहीं करे, कौन सा होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर। आंसर बोलोगे प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर्सनल है, नहीं आएगा ना, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अलाउड है डिसअलाउड? डिसअलाउड। दूसरा कंडीशन है एक्सपेंस मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। पहला कंडीशन है एक्सपेंस मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। दूसरा कंडीशन है एक्सपेंस मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। थर्ड कंडीशन है कि वो ऑफेंसिव पर्पस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मतलब किसी को ब्राइब दिया, हफ्ता दिया, सुपारी दिया, तो अपन तो बोलेंगे ब्राइब दिया बट बिजनेस के लिए दिया, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सो ब्राइब। अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफिस में होता है नहीं होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस होता है। अरे यार सुन रहे हो क्या? सो प्लीज कमेंट करना, अपने को नेट प्रॉफिट कितना आया था? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को आया था से XX। कोई सुन रहा है क्या? अब बेटा ये नेट प्रॉफिट कैसे आया था वो बताओ। ये क्रेडिट और ये डेबिट प्लस माइनस करके। अब उसमें से डेबिट में ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग का खर्चा, सैलरी टू स्टाफ, डेप्रीशिएशन बराबर है, बट इनकम टैक्स बराबर है या गलत है? गलत है। तो अकाउंटेंट ने कौन से साइड में लिखा है? डेबिट में। मतलब उसने प्रॉफिट में से माइनस किया ना? नहीं समझा? उसने डेबिट में लिखा मतलब क्या किया? इनकम में से लेस किया। तो अगर उसने लेस किया तो अपने को रेक्टिफाई करना है, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। बराबर है। तो आपने अपने हिसाब से माइनस कर दिया होगा, बट इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स जो अपन कंप्यूट कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है, तो अपने को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, कमेंट करते रहोगे। रिपेयर्स बराबर है, अरे बराबर। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंप्यूटर अलाउड है डिसअलाउड? अकाउंटेंट ने किधर लिखा है? डेबिट। मतलब उसने क्या किया है? लेस किया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड। सो अपने को कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा बिकॉज उसने डेबिट में लिख दिया है। प्लीज बोलना कंप्यूटर डिसअलाउड है, बराबर है। अरे बट कंप्यूटर यहां से बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट से यहां पे क्या आना चाहिए? डेप्रीशिएशन। क्या आना चाहिए? डेप्रीशिएशन। तो अपने अकाउंटेंट ने डेप्रीशिएशन ऑन, यहां पे चेंज कर देता हूं, AC लिख देता हूं। कोई सुन रहा है क्या? तो डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर लिखा है क्या? उसने तो पूरा कंप्यूटर लिख दिया ना। तो पूरा कंप्यूटर मैंने पहले हटा दिया तो ऐड किया, और फिर उसका डेप्रीशिएशन अलाउड है या डिसअलाउड है? बट उसने लिखा नहीं ना यार। सो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस। कोई तो बोल सकता होगा बेटा क्वेश्चन ये है मेरा, कमेंट कर रहे हो क्या? कंप्यूटर क्या किया अपन ने? ऐड। क्यों ऐड किया? बिकॉज ने डेबिट में लिख के एक्सपेंस क्लेम कर दिया जो अलाउड नहीं था। अच्छा, डेप्रीशिएशन अगर लिखता तो कौन सा साइड लिखता? बट उसने डेबिट में लिखा क्या? तो उसने लिखा नहीं है, तो अपने को अभी लिखना है, तो अपन माइनस करेंगे बिकॉज वो डेबिट में जाएगा। सो डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर अगर वो लिखता तो डेबिट में लिखता, बट वो लिखना भूल गया, तो अब अपन जाके डेबिट में लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट कम होएगा। प्रॉफिट कम होएगा इसके लिए अपन ने उसको माइनस किया। कितने लोगों को ये नहीं समझा? किसी को तो नहीं समझा होगा। इनकम टैक्स इज योर डायरेक्ट टैक्स। आप प्रॉफिट निकाल रहे हो डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए, और अगर वही डायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन ले लिया तो गवर्नमेंट का फायदा ही नहीं हुआ ना। सपोज लास्ट ईयर 100 रुपए का प्रॉफिट का, तूने 30 रुपीज का इनकम टैक्स पे कर दिया। करंट ईयर वापस से 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो तुझे करंट ईयर में कितना टैक्स भरना चाहिए? 30। बट तूने क्या किया? बोला सर लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स भरा वो मेरा खर्चा है, तो 100 रुपया उस पर 30 रुपीज का इनकम टैक्स भरा, प्रॉफिट हो गया 70 रुपया। तो अभी तू टैक्स 70 पे 30% मतलब 21 रुपीज भरेगा। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स कम मिला ना 21। तो जो इनकम टैक्स तूने भरा अगर उसी का डिडक्शन ले लेगा तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू गेन ही नहीं हुआ, तो वो तो वही करेगा। तो टैक्स भरेगा, डिडक्शन लेगा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता रहेगा ना। सो गवर्नमेंट को बोलता है कि जो टैक्स भरा है उसका डिडक्शन नहीं देंगे, बिकॉज नहीं तो हमारा फायदा ही नहीं होगा। बोलो और कोई? ये डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर कितने लोगों को नहीं समझा है? समझा है? कॉलर बैच लग रहा है।
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बराबर है या गलत है? तो क्या करें, ऐड करना है लेस, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस बराबर है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर्सनल, उसने डेबिट में लिख के लेस किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर पर्सनल उसने डेबिट में लिखा है तो अपन ऐड करेंगे, बराबर है। और ये पूरा ऐड हो गया और ये लेस हो गया। आंसर बोलोगे। क्रेडिट साइड में क्या क्या है, फीस रिसीव बराबर है या गलत है? तो चेंज करना है नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन एफडी उसने क्या किया, क्रेडिट में लिख के ऐड किया, प्रॉफिट बढ़ा दिया है, तो अभी अपने को रिकंसाइल करना है तो लेस करना पड़ेगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेस नॉन बिजनेस इनकम। लेस क्या बोला, नॉन बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट ऑन एफडी था उसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन एफडी माइनस हो जाएगा। और बोलो सेल ऑफ बुक्स बराबर है या गलत है? और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिविडेंड ऑन शेयर, प्रॉफिट ऑन शेयर, ये सब क्रेडिट में लिख के उसने ऐड किया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस। तो अपने को रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, उसके बाद बोलते नहीं है तुम लोग यार, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स और प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स। वो सब ऐड किया है तो अभी अपन लोग लेस करते रहेंगे। कोई सुन रहा है क्या? अच्छा, एक दो जन तो आंसर दे ही सकते हो बेटा। ये लेस हो गया मतलब इस पे बिजनेस से हटा दिया ना, अगर बिजनेस से हटा दिया तो इनकम कम हो गया। अरे बोलो यार, बट इनकम कम हो गया, बट ये इधर से हटा है, ये इधर से किधर जाएगा, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। ये अपना गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव मी ना उधर जाएगा, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। और ये कैपिटल, मतलब वो जो अपन 5 वर्ड्स पहले लेक्चर में पढ़ा था, कौन से थे, सैलरी। यहाँ पे ये वाले सब में सैलरी इनकम नहीं है तो डैश, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उधर चले जाएगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये जो अपन कंप्यूट कर रहे हैं प्लस माइनस, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से आएगा। कैपिटल गेन में ये वाला और बाकी दोनों अदर सोर्सेज में जाएगा। बराबर है, लिखो ना ये एग्जांपल लिखो प्लीज। अपने लिए जीएसटी नहीं, अपन जो जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट करते वो गवर्नमेंट को पे भी तो करते। मैंने तेरे से जीएसटी लिया तो गवर्नमेंट को पे किया ना, तो वो पे किया वो मेरे लिए खर्चा हो गया ना। सो जब आया तो मैं सेल्स में बताऊंगा। तो सेल्स कैसे रिकॉर्ड करते, 100 रुपया प्लस जीएसटी 112 रुपया। तो जब तू पे करेगा 12 रुपया तो तुझे एक्सपेंस आउट भी तो करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस आउट डेबिट में कर रहा है बस। हेडिंग क्या दिया है, ये एग्जाम्पल 50 बार पूछ लेना, अगर नहीं समझाए तो एग्जाम्पल के ऊपर पूरा टॉपिक है। अपने को पूरे टॉपिक में यही करना है, क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, मिस्टेक क्या है, बस वही करना है। हाँ बस अपने को एग्जाम में ये दिया रहेगा, इसमें से अपने को बाइफरकेट करना है कौन सा बिजनेस में बराबर है, कौन सा कैपिटल गेन में जाएगा, कौन सा अदर सोर्सेज में जाएगा। हम्म
हटाओ इतना। हटाओ। फिर आंसर कॉपी करना। हेडिंग देना कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। बोलो। हाँ मैं लिखाऊंगा। हेडिंग देना कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। ये जो हाईलाइटेड है रेड पेन से लिखना। लिखा है नीचे नोट लिखो ना। इंटरेस्ट सॉरी नोट लिखना। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी and dividend on shares, and dividend on shares will be taxable under income from other sources, will be taxable under income from other sources while the rent from house property, rent from house property under IFHP, under IFHP
IFHP and profit on shares under PGBP. Sorry, profit on shares under capital gains. समझा ना क्या? आंसर बोलोगे क्या? अब अपने को बस ये चैप्टर में पढ़ने का है कि डेबिट में क्या बराबर है और क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अपने पास बेटा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट है ये चैप्टर में। सबसे पहला है स्मॉल डिडक्शंस, बराबर है। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, 30, 31, 36 एंड 37। 30 मेरे को बोलता है रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। रिलेटिंग टू क्या बोला है? बिल्डिंग। रिपीट नहीं कर रहे तुम लोग यार। फिर बोला है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। प्लीज आंसर बोलना। बिल्डिंग परचेज किया, सो P&L डेबिट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिजनेस, जो भी मैं बोल रहा हूं बिजनेस का बिल्डिंग है समझो, तो बिजनेस में बिल्डिंग परचेज किया तो डेबिट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिकॉज बैलेंस शीट आइटम है। अरे बट उसका यहाँ पे मैंने बिल्डिंग परचेज लिखा है, रिपेयर्स, रेनोवेशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस लिखा है। क्या लिखा है? रिपेयर्स या रेंट बोल सकते हो। रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस। क्या क्या बोला? रेंट, रिपेयर्स। रेंट मतलब रेवेन्यू हो गया, रिपेयर्स मतलब रेवेन्यू हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल भरते तो रेवेन्यू हो गया, टैक्सेस रेवेन्यू हो गया। सो रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस ये सब रिलेटिंग टू बिल्डिंग है। शुड बी अलाउड या नॉट अलाउड? बराबर से बोलो, अलाउड या डिसअलाउड? अगर बिल्डिंग बिजनेस के लिए है तो इट विल बी अलाउड, बिल्डिंग पर्सनल है तो इट विल बी डिसअलाउड। सो अगर प्रोप्राइटर के खुद के घर का रेंट भरा तो डिसअलाउड, बट बिजनेस का रेंट भरा तो अलाउड। रिपेयर्स मस्ट बी रेवेन्यू, बाकी तो रेवेन्यू होता है। रेंट इज रेवेन्यू, इंश्योरेंस इज रेवेन्यू, टैक्सेस मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस रेवेन्यू, बट ये जो रिपेयर्स है रेवेन्यू। अरे बोलो यार, क्लासरूम के ऊपर एक नया क्लास बनाया तो नया बिल्डिंग बनाया तो रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल ना, तो वो इधर अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। ये जो क्लासरूम को बैठा है पूरा एक फ्लोर था, फिर ये बीच में दीवार इन लोग ने बनाया, ये शेल्फ लगाया, ये सब वॉलपेपर लगाया, ये रेवेन्यू है कैपिटल है? कैपिटल है। जो भी चीज से या तो लाइफ बढ़ रहा है या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या बोला? या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कैपिटल होता है। अगर डे टू डे एक्सपेंस है तो रेवेन्यू होता है। सो रेवेन्यू है तो इट विल बी अलाउड, कैपिटल है तो इट विल बी डिसअलाउड। अब ये पूरा क्लास बनने के बाद एक वॉल पे कुछ प्रॉब्लम आ गया लीकेज का, और वो एक वॉल को अपन ने पेंट किया 4000 रुपया देके, तो वो पेंटिंग विल बी रिपेयर, रेवेन्यू। तो अलाउड, डिसअलाउड? अलाउड। नया बिल्डिंग बनाया, पूरे क्लास को रेनोवेट किया तो कैपिटल है, बट छोटा मोटा रिपेयर किया तो इट विल बी रेवेन्यू। अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। सो रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। रिपीट नहीं करे, क्या क्या बोला है? इंश्योरेंस एंड टैक्सेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। अलाउड या डिसअलाउड बोलो? अगर बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस है तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड, रिपेयर्स रेवेन्यू है तो अलाउड, रिपेयर्स कैपिटल है तो डिसअलाउड। कुछ पढ़ना ही है पूरे चैप्टर में, सोच के बोलना। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर खरीदा तो डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन आएगा, बट उसका रिपेयर्स या इंश्योरेंस प्रीमियम भरा दो अलाउड ना। रिपेयर्स डे टू, ऑब्वियसली रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। प्लीज बोलो। एसी में गैस का प्रॉब्लम आ गया तो एसी कभी कभी कूलिंग नहीं देता है तो गैस लीकेज हो जाता है, तो गैस अपन ने 3500 रुपए देके भरवाया, इट इज रेवेन्यू और कैपिटल? रेवेन्यू ना, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा, लाइफ नहीं बढ़ रहा। बट एसी का कंप्रेसर बदला, कंप्रेसर बदला मतलब एज गुड एज नया एसी हो गया ना यार। टीवी का मदरबोर्ड बदल दिया, कैपिटल। तो अगर एसेट का लाइफ बढ़ने वाला है सो दैट इज कैपिटल। अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। बट अगर रेवेन्यू है तो अलाउड। सो रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। पहली बात तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर किधर यूज होना चाहिए? बिजनेस में। और रिपेयर्स क्या होना चाहिए? रेवेन्यू, तो अलाउड है, अदरवाइज इट इज डिसअलाउड। इतना पॉइंट समझेगा। सेक्शन 36 बोलता है सी बर्फी एक्सपेंसेस है, उसमें से आपको आर नहीं है, बराबर है। कौन सा एक्सपेंस है? सी बर्फी। रिपीट नहीं करे, क्या बोले?
सी बफे। सोच के बोलना, पूरा का पूरा चैप्टर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से है यार, कोई सुनता नहीं है पता नहीं क्यों। बराबर है बेटा, मेरी कंपनी है और मैं ना एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो मैं तुम लोग को सैलरी तो दे ही रहा हूं, प्लस मैंने तुम लोग के बदले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर के लिए अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। किधर किधर पैसा डाल रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्लीज बोलो यार सोच के, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं या बिजनेस के लिए? एम्प्लॉय तो बिजनेस में ही काम कर रहे हैं ना, तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया। अच्छा, ये सब खर्चा लाइफ में एक बार होता है या एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन होता है? तो रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। सो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। अरे यार, अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? सो एम्प्लॉय के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो अलाउड है। अच्छा, मैंने अपने और अपने फैमिली मेंबर के लिए प्रोविडेंट फंड में डाला तो डिसअलाउड होएगा। पर्सनल है तो इट इज डिसअलाउड, रेवेन्यू बिजनेस है तो इट इज अलाउड। सोच के बोलो यार। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई के लिए कर रहा है बट मैंने पैसा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड या तो अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में डाला। प्लीज बोलो, ये मैं अपने लिए डाल रहा हूं या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉइज के लिए ना, जो मेरे बिजनेस के यार। बट गवर्नमेंट बोलता है तुम अनरिकॉग्नाइज और अनअप्रूव्ड जगह पे पैसा क्यों डाल रहे हो? अगर तुम डालोगे तो हम लोग को इसको डीमोटिवेट करना है, इट विल बी डिसअलाउड। चला, इट विल बी। तो अगर रिलायंस वाले के 5 लाख एम्प्लॉय है, अगर वो सारे एम्प्लॉय का पैसा अनरिकॉग्नाइज में डाल रहा है तो उसका खर्चा तो हो रहा है बट उसको डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं है ना। तो वो हमेशा किधर डालेगा? अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज। तो एकदम सिंपल है। अगेन मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट नोट ये सब कुछ नहीं आएगा, ये चैप्टर से सम आएगा फिक्स। तो अगर कंट्रीब्यूशन अच्छे जगह पे किया है तो अलाउड, फालतू जगह पे है तो डिसअलाउड, पर्सनल है फैमिली मेंबर के लिए तो डिसअलाउड, और अगर एम्प्लॉइज के लिए तो अलाउड। अब प्लीज बोलना यार, म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, क्या था? मस्ट बी पेड एंड पेड बाय द ओनर। पेड आउटस्टैंडिंग होएगा तो नहीं चलेगा, इट हैज टू बी क्या बोला? पेड। वैसे ही गवर्नमेंट बोलता है यार, आप है ना ये वाले साल में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का एंट्री पास कर दोगे और बोलोगे अगले साल कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई सुन रहा है क्या? हम लोग को नहीं चलेगा। अलाउड है इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। चला, इफ पेड ऑन और बिफोर द, मतलब जो प्रोविडेंट फंड में ड्यू डेट लिखा है वो ड्यू डेट से पहले एम्प्लॉय के नाम पे पैसा उधर डिपॉजिट हो जाना चाहिए। हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। वापस से पूछ रहा हूं, डिडक्शन अलाउड या नॉट अलाउड? आउटस्टैंडिंग पेड या पेड होना चाहिए? किसके पहले? ड्यू डेट। वो जो फंड है वो ड्यू डेट ऑफ फंड के पहले होना चाहिए। तुम लोग समझ नहीं रहा यार। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलाउड या डिसअलाउड? बिजनेस का होता है या नहीं होता है? रेवेन्यू एंड पर्सनल, रेवेन्यू और बिजनेस है बराबर है, सो अलाउड है। पेड है तो भी अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है। ऑफिस का रेंट अलाउड या डिसअलाउड? पेड है तो भी अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है। कुछ भी सैलरी टू स्टाफ अलाउड, पेड है तो भी अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है। सारे खर्चे पेड आउटस्टैंडिंग सब चलते हैं, बट सिर्फ सिलेक्टेड खर्चे जो पेड है तो अलाउड होंगे, नहीं तो नहीं अलाउड होंगे। क्या है तो अलाउड होंगे? पेड। जैसे कि ये कंट्रीब्यूशन अच्छे जगह पे किया तो अलाउड है बट पेड होना जरूरी है। पेड किसके पहले? ड्यू डेट ऑफ द फंड। क्या ड्यू डेट ऑफ द फंड? तो आरपीएफ के ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए। रिपीट करोगे क्या? बोनस एंड कमीशन शुड बी अलाउड या शुड नॉट बी अलाउड? अलाउड। अरे यार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस देता है या नहीं देता है? देता है। सो अलाउड है डिसअलाउड? अलाउड। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तुम लोग कभी कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, मैं सीए फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मारवाड़ी गुजराती ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, अपन कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, एक नॉर्मल कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी चलेगी, तो सीए फर्म भी जो अच्छे बिग 4 है या टॉप 10-20 वाले, उन लोग भी ऐसा ही करते हैं। आप जिस दिन ज्वाइन करते हो ना, उस दिन बोलते हैं सर इतना इतना सैलरी देंगे,
और बोनस वेरी करेगा 0.5 से 3, मतलब परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी का 3 टाइम्स बोनस है, मतलब 1 लाख सैलरी है तो 3 लाख का बोनस। कोई सुन रहेगा? परफॉर्मेंस थर्ड क्लास है तो 1 लाख का 50,000 बोनस, आधा सैलरी। 0.5 मतलब हाफ सैलरी, 3 मतलब 3 टाइम्स द सैलरी। तो ये रेंज के बीच में हम लोग आपको बोनस दे देंगे जो भी होएगा। कोई सुन रहेगा? अब फिर इन लोग क्या करते हैं, ईयर के एंड में, दिवाली पे या ईयर के एंड में, इन लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं अपने एम्प्लॉय से कि भाई तूने पिछले साल कौन से क्लाइंट केटर किए थे, ये वाले साल कौन से क्लाइंट केटर किए। कोई सुन रहेगा? मतलब बिलेबल तक, लास्ट टाइम तूने जो क्लाइंट को का सर्विस दिया था उससे 10 लाख का आ रहा था, ये बार 12 लाख का आ रहा है। कोई सुन रहेगा? तो तेरे वजह से 2 लाख का रेवेन्यू बढ़ा। कोई सुन रहा है? तो उसके बेसिस पे इन लोग फॉर्म भरवाते हैं, फिर फॉर्म इन लोग इवेल्युएट करते हैं, फिर आपको बोनस डिसाइड करते हैं, फिर आपको पे करते हैं। कोई सुन रहेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है जब तक बोनस पे नहीं होता है तब तक एम्प्लॉय को मालूम नहीं रहता है कितना बोनस मिलने वाला है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, और कंपनी को भी मालूम नहीं रहता है कितना पे करने वाला है। कोई सुन रहेगा? तो बोनस अलाउड है ओनली इफ पेड, बट पे कभी करना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। मुझे मालूम है कोई सुन नहीं रहा है यार, रिपीट कर रहे हो क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस करके पढ़ाया होगा, क्या था? मस्ट बी पेड, बट अपन ने पढ़ा था 31 मार्च से पहले पे होना चाहिए, मतलब जो ईयर है वो ईयर के पहले पे होना चाहिए, वो ईयर के बाद पे ही हुआ तो डिसअलाउड हो जाएगा। ऊपर अपन ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है, कंट्रीब्यूशन में लिखा है ड्यू डेट ऑफ द फंड। क्या लिखा है? ड्यू डेट ऑफ द। यहां पे बेटा लिखा है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, मतलब अगर करंट ईयर अपना चल रहा है 24-25, इसका रिटर्न्स आपको फाइल करना रहता है नेक्स्ट ईयर में, उसका ड्यू डेट सपोज है 31 जुलाई। क्या ड्यू डेट है? 31 जुलाई। तो अगर 31 जुलाई के पहले पे कर दिया तो अलाउड है सेम ईयर में। नहीं समझा? कौन से ईयर का एक्सपेंस है? तो सेम ईयर में पे नहीं होएगा तो भी चलेगा, जो तुम्हारा रिटर्न्स का ड्यू डेट है उसके पहले पे कर दो। रिटर्न्स का ड्यू डेट का एग्जांपल है, 3 अलग अलग ड्यू डेट। एग्जांपल बोलो, 31 जुलाई एक ड्यू डेट है, फिर एक 30 नवंबर है और एक 31 अक्टूबर है। अपन जो कॉमन है 31 जुलाई वो ले रहे हैं। 31 जुलाई इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। अगर उसके पहले तुमने ये बोनस पे कर दिया तो आप 24/5 में डिडक्शन ले सकते हो, अगले साल लेने का जरूरत नहीं है। यही चीज म्युनिसिपल टैक्स होता तो डिसअलाउड हो जाता। म्युनिसिपल टैक्स 31 मार्च से पहले होना चाहिए। किसके होना चाहिए? ये 31 मार्च है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। इतना पॉइंट समझिएगा। कंट्रीब्यूशन किधर अलाउड है? अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज जगह पे किया है तो अलाउड, अनअप्रूव्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो अलाउड है। वो भी कभी होना चाहिए ड्यू डेट से पहले, कभी होना चाहिए ड्यू डेट से पहले। बोनस एंड कमीशन अलाउड या डिसअलाउड? ओनली इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब जिधर भी पढ़ोगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से मिलेगा, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स अलग था और ऊपर वो अलग था, क्या कंट्रीब्यूशन अलग था। इतना पॉइंट समझाएगा। आंसर बोलते रहोगे प्लीज। बैड डेट्स शुड बी अलाउड या डिसअलाउड, सोच के बोलना। अकाउंट्स में 11th में 12th में बीकॉम में सब जगह पे पढ़ा होगा। 2 टाइप का बैड डेट्स होता है, एक होता है एक्चुअल बैड डेट्स, बराबर है, एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अरे बराबर है, बोलो। एक्चुअल अलाउड है डिसअलाउड? अलाउड। अच्छा, प्रोविजन का बोलो, क्यों? हाँ, अरे मेरे को ये बार 100 लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बता दूंगा 50 लाख, 25 लाख का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बता दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है प्रोविजंस और रिजर्व्स अगर अलाउ कर दिया तो इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं भरेगा। सो प्रोविजन नॉट ओनली फॉर बैड डेट्स, बट कोई भी प्रोविजन या कोई भी रिजर्व दिखाई दिया, इज इट अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउड। नहीं तो लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे यार, बोलो फटाफट यार।
बराबर है, रिपीट करोगे क्या? एक्चुअल बेड डेट्स है तो अलाउड, प्रोविजन या रिजर्व है तो प्रोविजन और रिजर्व ओनली फॉर बेड डेट्स या एवरी प्रोविजन? एवरी प्रोविजन एवरी रिजर्व विल बी क्या बोला? डिसअलाउड। आंसर बोलोगे प्लीज यहाँ पे बेटा। 23-24 में एक स्टूडेंट ने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो लास्ट लेक्चर था, वो लास्ट लेक्चर अटेंड भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया, तो वो एक्चुअल बेड डेट्स हो गया। तो मैंने डेबिट में लिख के खर्चा क्लेम कर लिया और टैक्स नहीं भरा, बराबर। अब वही स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट ईयर आया और वो बोलता है कि सर पिछले बार पापा को कोई लॉस हो गया था तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, अब हमारे पास पैसा आ गया तो ले लो। सो रिकवरी ऑफ बेड डेट्स क्या करूं अभी मैं? उसका ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। पहले डेबिट में लिखा था, टैक्स नहीं भरा था, तो अब जब पैसा मिलेगा तो इनकम में ऐड करना कंपलसरी। आंसर बोलोगे उसके पीछे? बेटा लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने फीस नहीं दिया और मैंने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स पास किया, तो मुझे लगा यार हर साल फीस देता है 11th स्टैंडर्ड से, एक बार नहीं किया तो मैंने प्रोविजन पास किया, तो वो मैंने डेबिट साइड में प्रोविजन लिखा। नेक्स्ट ईयर आके वो स्टूडेंट ने मुझे पैसा दिया, क्या करूं? प्रोविजन रिवर्स करना पड़ेगा। और कुछ? प्रोविजन जब मैंने पास किया था वॉज इट अलाउड और डिसअलाउड? मतलब मैंने पहले उसको माइनस किया ही नहीं ना, तो जब पहले माइनस किया ही नहीं तो अब जब पैसा मिलेगा तो वापस से ऐड करूं या नहीं करूं? नहीं ना, नहीं तो डबल टैक्स हो जाएगा। वापस से पूछता हूं, बैड डेट्स अलाउड है तो अपन पीएनएल डेबिट में लिख के माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट कम टैक्स कम, तो जब वो पैसा मिलेगा तो अपने को इनकम में ऐड भी तो करना पड़ेगा ना यार। बट प्रोविजन अपन क्या करते हैं? डिसअलाउड है, तो प्रोविजन डिसअलाउड है, मतलब प्रोविजन वहां पे डेबिट में आया ही नहीं तो क्रेडिट में भी आने वाला नहीं। सो रिकवरी ऑफ बेड डेट्स बोलो क्या करूं? इफ अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, क्या लाइफ अर्लियर? इसका मतलब बोलो हिंदी में, मतलब पहले डेबिट में आया था नहीं आया था? आया था। सो नाउ टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। नाउ क्या बोले? और इफ अर्लियर नॉट अलाउड, इफ अर्लियर क्या लिखा? नॉट अलाउड, क्या लिखूं? नॉट टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। नॉट टू बी क्या लिखा? ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। आई होप इतना समझा, इधर तक कोई डाउट? श्योर समझा है कि नहीं यार? लिखो पहले, इतना लिखो, रेड पेन से हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ के रोमन नंबर 2 स्मॉल डिडक्शंस। स्मॉल डिडक्शंस स्मॉल डिडक्शंस उसमें लिखो, मैं लिखा रहा हूं सेक्शन 30 डैश रेंट रिपेयर्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। Rent, repairs, taxes and insurance relating to building. Relating to building बस। Next, section 31 repairs and insurance. Repairs and insurance relating to plant and machinery and furniture. Relating to plant and machinery and furniture. Next, section 36 specified deduction. Specified deduction. Section 37 general deduction. General deduction. एक लाइन छोड़ के रेड पेन से पॉइंट नंबर ए, प्लीज नोटबुक नीटली मेंटेन करना, एग्जाम डे पे रिवीजन होएगा नहीं। पॉइंट नंबर ए रेड पेन से सेक्शन 30 रेंट रिपेयर्स, रेड पेन से लिखना पूरा, रेंट रिपेयर्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेंट रिपेयर्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस relating to building.
नॉर्मल पेन से वहां से 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे इफ बिल्डिंग is used for रेड पेन से बिजनेस उसी के नीचे अलाउड। सेकेंड एरो पे इफ बिल्डिंग is used for personal purpose उसी के नीचे डिसअलाउ। ठीक है, फॉर उस कॉमन नोट लिखना, दोनों में कॉमन लिखना है, सब कुछ नोट वोट मत लिखो, कॉमन लिखो। रिपेयर्स मस्ट बी रेड पेन से रेवेन्यू इन नेचर। Repairs must be revenue in nature. Next, section 31. Repairs and insurance. Relating to plant and machinery / furniture. बोलो क्या करेंगे? सेम 2 एरो बनाओ फटाफट। फर्स्ट एरो पे इफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर इज यूज्ड फॉर रेड पेन से बिजनेस। नॉर्मल पेन से उसी के नीचे अलाउड। सेकेंड एरो पे इफ यूज फॉर पर्सनल पर्पस देन डिसअलाउ। समझा क्या? सेम लास्ट लाइन लिखो ना, रिपेयर्स मस्ट बी रेवेन्यू। सेम नेक्स्ट लाइन पे सेक्शन 36 न्यू हेडिंग देना। सेक्शन 36 सेक्शन नंबर कौन सा लिख रहा हूं? 36। स्पेसिफाइड डिडक्शन। ब्रैकेट्स में लिखो ना, सी बर्फी। आर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सी बर्फी। लिखो, हाँ आर लिख के कैंसिल करो, फाइनल सेम आएगा तुम लोग। फिर आगे लिखो सी डैश, ये कॉपी करो प्लीज। अच्छा ये मेरे को बोलो ना, इनका वो एक सुना था मैंने, एक ट्रेडर ने बोला था निर्मला सीतारमन को कि मैं शेयर्स खरीदता हूँ तब स्टैम्प ड्यूटी भरता हूँ, फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरता हूँ, फिर प्रॉफिट होता है तो इनकम टैक्स भरता हूँ, ब्रोकरेज जो रहता है वो जीएसटी लेता है। कोई सुन रहेगा? तो बेटा ये जब आप शेयर्स खरीदते बेचते हो ना, आपको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है। क्या आता है? मतलब अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो सीटीटी आता है, और अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हो तो आपको एसटीटी आता है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आता है। तो बिजनेस में तो ट्रेडर आएगा ना, अरे इन्वेस्टर तो कैपिटल गेन में जाएगा। तो अगर मैं शेयर्स खरीद के रख रहा हूं 2 साल बाद बेचूंगा तो इट विल बी कैपिटल गेन, बट अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो वो किधर जाएगा? बिजनेस। तो ट्रेडर्स को वो अलाउड है डिडक्शन के लिए, नहीं तो उन लोग को डबल ट्रिपल टैक्स हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? सो सीटीटी एसटीटी इज अलाउड और डिसअलाउड? टू ट्रेडर इट इज अलाउड। अगर आप कैपिटल गेन पढ़ोगे तो डिसअलाउड है, बट इधर इट इज अलाउड। कॉपी करो ना। 2 सी है, सी में 2 है, सी बर्फी में 2 सी है, 2 आई है, हाँ 2 बी भी 2 है, सी भी 2 है, बी भी 2 है, आई भी 2 है।
हाँ, सी पे भी लिखो, बी पे भी लिखो, आई पे भी लिखो। सी में एक तो ये है कंट्रीब्यूशन वाला और एक है सीटीटी और एसटीटी वाला।
लिखा है? यस। लाइन छोड़ के लिखना। वो रिटायरमेंट, अगर तेरा रिटायरमेंट एज 60 है और अगर उसके पहले तुझे अगर कंपनी निकालती है तो उसके लिए उन लोग प्रोविजन करके रखते हैं कि अगर कोई कंपनी ने कभी एम्प्लॉय को जल्दी निकालना पड़ा तो हम लोग पहले से फंड क्रिएट करके रखते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, दो अलग अलग नाम है। क्या वो तो तेरा नॉर्मल सैलरी में चला गया ना। तो एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करता है, बेसिक सैलरी, HRA, बोनस, वो सब तेरे को अलाउड ही है, बट वो सेक्शन 37 में जाए। सो ये 36 इज अ स्पेशल केस। तो स्पेशल केस जो है वो अलग से अपन कर रहे हैं। ये कॉपी किया, कोई कॉपी कर रहा है? आंसर बोलोगे क्या? सी बर्फी में सी क्या था? कंट्रीब्यूशन अलाउड या डिसअलाउड वो बताओ। रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड जगह पे किया है और कभी किया है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फंड, तो इट विल बी अलाउड, अदरवाइज इट विल बी डिसअलाउड। फिर अगेन सी बर्फी में दूसरा सी क्या था? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर बिजनेस इनकम है तो अलाउड, डिसअलाउड? अलाउड, बिकॉज आपका खर्चा हो रहा है, टैक्स भर ही रहे हो। फिर उसके बाद बोलो बी मतलब बोनस एंड कमीशन, अलाउड या डिसअलाउड? कभी अलाउड होएगा? ओनली इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। बराबर है। बैड डेट्स एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है, रिजर्व है तो डिसअलाउड। बैड डेट्स अगर रिकवर हो रहा है तो पहले अलाउड था तो अभी इनकम में बताओ, पहले डिसअलाउड था तो अभी इनकम में मत बताओ। सिंपल मतलब पहले डेबिट में आया तो अभी क्रेडिट में आएगा, पहले डेबिट में नहीं आया तो अभी क्रेडिट में भी आने वाला नहीं। बोलो प्लीज।
एनिमल्स रिटर्न ऑफ। बराबर है। अगर मेरा वुल का बिजनेस है तो जो शिप है वो मेरे लिए एनिमल्स हो गए। अगर मैं फार्मर हूं तो मेरे लिए जो काव है, जो बुलक है, वो सब मेरे लिए एनिमल्स हो गए। अब वो मेरे एक्सपेंस है या या कैपिटल एक्सपेंस है? मेरे एसेट ही हुए ना। सो अगर मेरा वुलन का बिजनेस है तो जो शिप्स है वो मेरे लिए क्या हो गए? कैपिटल, दैट इज माय एसेट, जो मेरे बिजनेस में यूज होने वाला है। बराबर है। अगर लाइफ स्टॉक जो भी है, लाइफ स्टॉक बोल सकते हो, इधर लिख सकता हूं मैं लाइफ स्टॉक्स। बराबर है। तो ये सब अगर मेरे लिए एसेट है तो इन दिस केस क्या करूं मैं, बताओ? अगर मैं ट्रेड करता हूं तो वो तो मेरा बिजनेस इनकम एक्सपेंस हो गया, बट अगर ये मेरे लिए एसेट है तो इन लोग का क्या ट्रीटमेंट करो? अगर मैंने 5 लाख रुपए देके अगर मैंने शिप खरीदी है वूल बिजनेस के लिए तो 5 लाख रुपीस किधर लिखूं? बैलेंस शीट में, बिकॉज कैपिटल है। अच्छा, उसके बदले यहां पे क्या आएगा? एक्सपेंस तो अलग हो गया ना, उसको जो मैं खाना वो सब खिला रहा हूं वो तो अलग हो गया, बट वो 5 लाख के कॉस्ट का क्या करूं? डेप्रीशिएशन की तरह राइट ऑफ अगर करोगे तो उसका लाइफ क्या लोगे? बिकॉज डेप्रीशिएशन के लिए लाइफ तो लेना पड़ता है। ये नॉन लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग है, तो उसका लाइफ तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। 10 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, बीमार हो गया तो शायद 1 साल भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा है तो पूरा 5 लाख रुपए का डिडक्शन एक साथ ले लो। क्या बोला? पूरे। सो फुल कॉस्ट अगर माइनस, जैसे बहुत कॉमन है, अगर आपके बिजनेस में अगर घोड़ा है, सो जो घोड़े के बाल होते हैं ना उसकी आर्टिफिशियल विग बनती है। सो अगर आप हॉर्स के ओनर हो, अगर हॉर्स का डेथ हो गया तो उसके जो आर्टिफिशियल बाल है वो लोग बेचते। कोई सुन रहा है क्या? बहुत सारे एनिमल्स के हॉर्न्स बेचते। कोई सुन रहा है? सो गवर्नमेंट बोलता है फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी। क्या बोला? फुल कॉस्ट माइनस। तो अगर 5 लाख रुपीस का अपने पास कोई भी एनिमल है, उसका पार्ट बेच के अगर 50,000 आया तो 4.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कितने का? पूरा एक साथ। डेप्रीशिएशन वो सब भूल जाओ, बट मिलेगा इन द ईयर इन विच एनिमल बिकम यूजलेस। इन द ईयर इन विच एनिमल बिकम यूजलेस। ये यूजलेस वर्ड मैंने नहीं निकाला, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। सिंपली पुट, जो ईयर में उसका डेथ हो जाता है वो ईयर में आप फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी एक साथ ले लो। सो आज अगर मैंने एनिमल खरीदा है और 5 लाख का एनिमल था और 5 साल के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो 5 साल में जब डेथ होएगा वो ईयर में 5 लाख माइनस उसका कोई पार्ट बेच के रिकवरी हुआ है तो 4.5 लाख रुपया पूरा का पूरा डिडक्शन एक साथ ले सकते हो। सो एनिमल्स इज बिजनेस एसेट। अगर बिजनेस एसेट है तो डेप्रीशिएशन नहीं मिल सकता है, बिकॉज लाइफ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपका कॉस्ट है माइनस रिकवरी एक साथ लिख दो, जो ईयर में एनिमल यूजलेस हुआ है वो ईयर। बोलो समझा है कि नहीं? पता नहीं चलता तुम्हारे बैच का, समझ रहा है कि नहीं? सब लेक्चर में ऐसे बैठते हो या टैक्स में ऐसे बैठते हो? समझ नहीं रहा है। समझ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं समझ रहा है? मुझे नहीं समझ रहा है कि तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये जो मैंने बोला है वो भी समझा है कि नहीं समझा है? वो भी मुझे नहीं समझ रहा है। किधर थे? सी बर्फी में सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, बी मतलब बोनस एंड कमीशन, बी मतलब बैड डेट्स, और एक सी था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और क्या था? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फिर बाद में ए फॉर एनिमल्स रिटर्न ऑफ। अरे यार समझ रहा है क्या? आर तो है नहीं तुम्हारे इसमें। एफ मतलब फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस। कोई सुन रहा है तो मेहनत करो। कंपनी लॉ हो गया है क्या? पूरा हो गया? मजा आ गया। तो लाइफ एकदम इजी हो गई मेरी। बेटा कंपनी लॉ में CSR करके पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सबको करना है या सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल? मतलब फॉर्म इंडिविजुअल को करना है क्या वो चीज? नहीं, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनीज। उसमें भी वो नेट प्रॉफिट या टर्नओवर का तुम्हारा जो कंडीशन है वो। तो वैसे जो आज के डेट में CSR है ना, ये पहले 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें CSR के बदले फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंस था। एग्जैक्टली CSR ही है, बट ये स्पेसिफाइड पर्पस था। वो मालूम है, हम दो हमारे दो करके स्लोगन निकाला था।
पता है कि नहीं पता तुम लोगों को, बराबर है। तो वो फैमिली प्लानिंग का जो खर्चा है वो कंपनी ही करती है, पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल करते ही नहीं है। तो इसके लिए उन लोग बोलते हैं दिस इज अलाउड ओनली टू कंपनी। क्या बोला? इट इज अलाउड ओनली टू कंपनी, बिकॉज बाकी लोग खर्चा करते ही नहीं है तो अलाउड क्या करोगे? कोई सुन रहा है क्या? अब बेटा ये तुम्हारे कंपनी लॉ का पार्ट है, बट कंपनी लॉ में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए तुम लोग को पढ़ाया नहीं होएगा, बराबर है। इसमें ना गवर्नमेंट ने खर्चों का लिस्ट दिया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग पे आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते हो या गवर्नमेंट के स्कीम में पैसा डाल सकते हो। कोई सुन रहा है क्या? तो जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस कौन से रेवेन्यू है और कौन से कैपिटल है, वो लिस्ट में लिखा है। आपको एग्जाम में क्लियर कट दिया रहेगा, अगर पूछा तो। प्लीज बोलो कौन से खर्चे की बात चल रही है? फैमिली प्लानिंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस। आप उसमें दो टाइप का खर्चा कर सकते हो, एक तो गवर्नमेंट को लमसम पैसा दे दो, वो होता है कैपिटल एक्सपेंस। वो क्या होता है? एक होता है कि आप नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे एडवर्टीजमेंट करो, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो इट इज अलाउड। अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो गवर्नमेंट बोलता है यार ये एक तो अपन उनसे जबरदस्ती खर्चा करवा रहे कंपनी से। कोई सुन रहा है क्या? उनके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब फिर उसका डिडक्शन नहीं दिया तो फिर इन लोग भड़क जाएगा कि सर एक तो हम लोग आपको पैसा दे रहे, ऊपर से आप हम लोग को टैक्स भी ले रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलता है अलाउड तो है बट कैपिटल है तो नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंस पे क्या मिलता है? कंप्यूटर खरीदा तो पीएनएल में लिखते हो या बैलेंस शीट में, और उसके बदले डेप्रीशिएशन। अब यहां पे जो कैपिटल एक्सपेंस है गवर्नमेंट बोलता है ये डेप्रीशिएशन तो एसेट तो है नहीं, तो अलाउड है बट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर किसी ने लेक्चर बैठा है तो प्लीज बोलना, और भी कहीं तो पढ़ा था। प्री कंस्ट्रक्शन अलाउड है बट इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो वैसे ही गवर्नमेंट बोलता है अगर फैमिली प्लानिंग पे खर्चा किया है तो ओनली कंपनी को मिलेगा, बट करती भी सिर्फ कंपनी है। और रेवेन्यू है तो फुल्ली अलाउड है, कैपिटल है तो कितना अलाउड है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सो ये बार 5 लाख का खर्चा किया तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 साल में लेते रहना। आई थिंक इतना समझाएगा। श्योर। आज के जमाने में कौन सा खर्चा तुम लोग कर रहे हो? तो ये तो गवर्नमेंट ने मनमानी कर ली अपनी। एक तो पहले जबरदस्ती बोला कि आपको सीएसआर में पैसा डालने का, फिर बोलता है कि यार सीएसआर मतलब क्या, कि आपकी सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप फुलफिल कर रहे हो ना। फिर उसी का हम लोग अगर डिडक्शन दे दे और आप टैक्स नहीं भरो तो ये तो वही बात हो गया, अरे हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। इससे अच्छा तुम सीएसआर में पैसा नहीं डालते, हम खुद खर्चा कर लेते। तो सीएसआर इज डिसअलाउड। नहीं समझा? फैमिली प्लानिंग अलाउड है या डिसअलाउड है? ये पहले की गवर्नमेंट का। तो अभी जो नई गवर्नमेंट ने सीएसआर इंट्रोड्यूस किया वो बोलता है कि यार तुम एक तरफ से खर्चा कर रहे हो, दूसरी तरफ से टैक्स कम भरोगे, तो हम लोग को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो सीएसआर इज अलाउड और डिसअलाउड? डिसअलाउड। बट ये चीज अपन सेक्शन 37 में लिखा है इसलिए उधर पढ़ेंगे। दोनों सेम है, फैमिली प्लानिंग और सीएसआर एग्जैक्टली सेम है। जो आज के डेट में सीएसआर है वो पहले के जमाने में फैमिली प्लानिंग था। वो पहले अलाउड था डिसअलाउड था? अलाउड है। रेवेन्यू है तो फुल्ली, कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सीएसआर अलाउड है डिसअलाउड? डिसअलाउड, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, सो इट विल बी डिसअलाउड। बट वो सेक्शन 37 में लिखा है इसलिए वहां पे पढ़ाऊंगा। लिखो इतना, क्या लिखा था लास्ट? फिर ये इसके बाद ये लिखो एनिमल्स रिटर्न ऑफ। तुम लोग को मॉड्यूल आ गया है क्या? किसी के पास मॉड्यूल नहीं है ऐसा कोई है? आ गया सबके पास? नेक्स्ट क्लास में प्लीज मॉड्यूल लेके आना।
कोई टेस्ट मैच देखता है क्या? कितने बजे तक खत्म होता है? 1:30। तो आज क्या ड्रॉ होएगा या क्या होएगा? हो जाएगा, चालू हो गया वापस 11 पे 1। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो फॉलो ऑन अवॉइड किया ना कल। और उन लोग ने अभी 100 रन बना के अगर दे दिया तो इंडिया हार जाएगा। हाँ, तो 296 तो 196 का तो लीड है। हाँ, पर इंडिया का भरोसा थोड़ी ना है। कल पूरा दिन थोड़ा ना खेला इंडिया, पूरा दिन खेला क्या कल? हाँ, तो फिर कुछ भरोसा नहीं इंडिया का, 12 ओवर में आउट हो सकता है। लिखा है CSR वाला अभी मत लिखना, CSR वाला अपन 37 में लिखेंगे, बट दोनों का मीनिंग सेम है इसलिए यहाँ पे पढ़ाया मैंने। आंसर बोलोगे क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम, प्लीज अपने आप ही बोल देना अलाउड या डिसअलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटिंग टू स्टॉक, अलाउड या डिसअलाउड? स्टॉक मतलब बिजनेस का हो गया ना, इंश्योरेंस हर साल भरते हैं, तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। फिर याद होएगा तो एसेट मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसका इंश्योरेंस अपन ने 30 और 31 में ऑलरेडी पढ़ लिया। रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस रिलेटिंग टू बिल्डिंग, अरे यार बिजनेस है तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही है। इंश्योरेंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज हेल्थ, बोलो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड ना, एम्प्लॉइज हेल्थ है मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो गया, अगेन अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। आंसर बोलोगे इंश्योरेंस रिलेटिंग टू प्रोप्राइटर और हिज फैमिली मेंबर, क्यों डिसअलाउड? पर्सनल हो गया ना, तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, अलाउड रहेगा या डिसअलाउड रहेगा? डिसअलाउड। इंश्योरेंस अगर एसेट से रिलेटेड है तो ऑलरेडी 30-31 में पढ़ा है, स्टॉक है तो अलाउड, एम्प्लॉइज हेल्थ है तो अलाउड, और अगर प्रोप्राइटर या उसके फैमिली मेंबर है तो क्या रहेगा? डिसअलाउड। डिसअलाउड है, बट बेटा अगर याद होएगा तो मेरे को 5 हेड्स का फॉर्मेट बोलो। सैलरी, देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन्स, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और फिर टोटल विल बी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम। तो वो जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है उधर आपको शायद डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80C में या तो सेक्शन 80D में, बराबर है? प्लीज बोलना बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड है पर्सनल इंश्योरेंस या डिसअलाउड है? डिसअलाउड है, बट आप वो जो चैप्टर 6 है उधर ले सकते हो। कोई सुन रहा है क्या? अगर कंफ्यूजन होएगा तो मत लिखना, डिफिकल्ट लगेगा तो वो आगे पढ़ लेंगे, सिर्फ इतना बोलो बिजनेस में अलाउड है डिसअलाउड? डिसअलाउड। पर्सनल है तो डिसअलाउड, एम्प्लॉय या स्टॉक है तो इट विल बी अलाउड। अब बोलना ना इंश्योरेंस रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज हेल्थ, अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड है, बट है ना अब ये आजकल बहुत रेयर होता है, बट पहले के जमाने में क्या होता था, अपन एम्प्लॉय को कैश दे देते थे कि भाई ये ले कैश, अपना इंश्योरेंस निकाल लेना। अब एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस निकाला नहीं निकाला उसका कोई हिसाब ही नहीं होता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है एम्प्लॉयज हेल्थ अलाउड है ओनली इफ पेड बाय अकाउंट पेई चेक या तो अकाउंट पेई ड्राफ्ट या तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑनलाइन पेमेंट करो या अकाउंट पेई चेक और ड्राफ्ट से पेमेंट करो तो ही अलाउड है, नहीं तो डिसअलाउड है। तो एग्जाम में अगर बोला है कैश में पेमेंट किया, 1 रुपए का कैश किया तो भी डिसअलाउड है,
बेरर चेक से पे किया, बेरर चेक 1 रुपए का भी दिया तो डिसअलाउड है। किसकी बात कर रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। किसकी बात चल रही है? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। या तो अकाउंट पे ही चेक, या तो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या तो किससे पे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। रिपीट नहीं करे, या तो अकाउंट पे ही चेक, या तो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये 2 मेथड से पेड है तो अलाउड है। और बेरर चेक कैश फुल्ली क्या रहेगा? डिसअलाउड। लिखो प्लीज आई डैश इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई कॉपी कर रहा है? ECS इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। लिखा है? वो पर्सनल वाला नहीं लिखा रहा हूं बिकॉज आपको कंफ्यूजन होएगा तो लास्ट में लिखेंगे। आंसर बोल रहे हो तो मजा आ जाएगा। इंटरेस्ट बेटा 2 टाइप का होता है। या तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और आप अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट भर रहे हो, या तो आपने बैंक से लोन लिया और आप इंटरेस्ट भर रहे हो। आंसर बोलते रहोगे क्या? कैपिटल या तो प्रोपराइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, या तो पार्टनर्स। कोई सुन रहा है? वो शेयर होल्डर को तो ना इंटरेस्ट अपन देते हैं। सो प्रोपराइटर ने, मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख इन्वेस्ट किया, बिजनेस चालू किया, और फिर वो बिजनेस में मैं अपने 50 लाख पे अपने आप को इंटरेस्ट दे रहा हूं। सोच के बोलना, अलाउड होना चाहिए या डिसअलाउड होना चाहिए? हाथ उठा के आंसर देना। प्रोपराइटर ने 50 लाख से बिजनेस चालू किया और वो 50 लाख पे अपने आप को इंटरेस्ट दे रहा है, शुड बी अलाउड या शुड नॉट बी अलाउड? बिजनेस किसका है? और कैपिटल भी कौन डाल रहा है? प्रोपराइटर। इंटरेस्ट भी अपने आप को ही प्रोपराइटर दे रहा है। कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। प्रोपराइटर एंड इंडिविजुअल आर वन एंड द सेम, सो इज इट अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड। पार्टनर्स अगर इंटरेस्ट दे रहे, सोच के बोलना, पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड फर्म इज अ डिफरेंट एंटिटी। अरे यार वो डेफिनेशन पढ़ा था पर्सन का, कौन कौन आता है? HUF, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बेटा इंडिविजुअल मतलब मैं और सपोज मिस्टर ए दोनों इंडिविजुअल है, हम लोग ने मिलके एक कंपनी बनाई, फर्म बनाया, तो वो एक अलग एंटिटी है। तो पार्टनर्स आर डिफरेंट लीगल एंटिटी, फर्म इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी,
सो पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट पे किया तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड. इंडिविजुअल एंड प्रोपराइटर इज द सेम. अरे यार बोलो प्लीज. इंडिविजुअल मतलब नीरज, प्रोपराइटर मतलब नीरज का बिजनेस, अरे एक ही आदमी है ना, तो वो डिसअलाउड है. बट पार्टनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म, सो अलाउड है डिसअलाउड है? अलाउड. प्लीज बोलना यार, तुम लोग सुनते हो कि नहीं पता नहीं. इंडिविजुअल्स को है ना स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आता है. तो जो अपन ने पढ़ा 0 से 3 to 7, जो अभी नया स्लैब अपन ने पढ़ा, और फर्म को फ्लैट 30% आता है. अज्यूम करो अपने फर्म का 14 लाख रुपीस का प्रॉफिट है. कितना? 14 लाख. तो 14 लाख पे 30% टैक्स अगर आप निकालोगे तो 4,20,000 का टैक्स आएगा फर्म को. कितने का प्रॉफिट है? उसमें से टैक्स कितना आया? तो मतलब पार्टनर्स लोगों के लिए 980 बचा. तो मेरे घर पे जाएगा 440 या 540 जो भी आएगा देख लेना, 490 जाएगा, और दूसरे पार्टनर के पास जाएगा 490. कितने लोगों को नहीं समझा? फर्म का प्रॉफिट बोलो. 14 लाख पे 30% टैक्स अगर आप भरोगे तो 420 टैक्स में गया, तो बचा 980. दोनों जन आधा आधा डिवाइड करेंगे तो 490 जाएगा. अब अज्यूम करो 14 लाख का फर्म का प्रॉफिट है. फर्म ने पार्टनर लोगों को 14 लाख का सैलरी दे दिया, पूरा का पूरा सैलरी में दे दिया, तो फर्म का प्रॉफिट कितना बचा? टैक्स 0. इतना समझा? अच्छा, सैलरी मुझे 7 लाख मिला और मेरे दूसरे पार्टनर को 7 लाख मिला. कोई सुन रहा है? अब जब 7-7 लाख रुपया सैलरी मिला तो याद होएगा, तो इंडिविजुअल को रिबेट मिलता है अप टू 7 लाख, और रिबेट के वजह से टैक्स आता है अपना 0. क्या? रिबेट की वजह से टैक्स आता है अपना 0. तो अगर ये 14 लाख मैंने सैलरी बताया तो फर्म को तो 0 टैक्स आया, और पार्टनर्स को रिबेट की वजह से अगेन टैक्स 0 आएगा. मतलब मेरे घर पे पूरा 7 लाख आया और मेरे पार्टनर के घर पे पूरा 7 लाख गया. नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा? अगर यही 14 लाख फर्म को मिलता तो टैक्स भरने के बाद हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपए आता. राउंड ऑफ कर रहा हूं, कितना आता? बट अभी 2-2 लाख का फायदा हो गया ना यार. तो जब भी जिंदगी में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होएगा से 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो यार उन लोग को फ्लैट रेट आता है और पार्टनर्स को स्लैब रेट आता है. तो पार्टनर्स को हमेशा कम टैक्स आएगा. पार्टनर्स को हमेशा क्या आएगा? तो अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है तो अपन 50 करोड़ दोनों पार्टनर में सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब नाम पे डिवाइड करते रहेंगे. सो गवर्नमेंट बोलता है पार्टनर्स के लोन पे या कैपिटल पे अगर आपने इंटरेस्ट भरा है तो अलाउड तो हम लोग को करना पड़ेगा, बिकॉज 2 अलग अलग एंटिटी है. बट अगर अनलिमिटेड अलाउ कर दिया तो फर्म कभी टैक्स ही नहीं भरेगा. सो अलाउड है बट मैक्सिमम 12%. बट मैक्सिमम क्या बोला है? 12% पर एनम. रिपीट नहीं करे, मैक्सिमम कितना बोला है? 12% पर एनम. नहीं समझा? पहले तो प्रोपराइटर को क्यों डिसअलाउड है वो बताओ. बिकॉज सेम इंडिविजुअल के ही एक इंडिविजुअल ऐसा थोड़ी ना बोलेगा यार मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूं. कोई सुन रहा है क्या? सो प्रोपराइटर अलाउड या डिसअलाउड? डिसअलाउड. पार्टनर्स अलाउड, डिसअलाउड? अलाउड. बट अनलिमिटेड या लिमिटेड? वाई लिमिटेड? नहीं तो वो तो कुछ भी देके टैक्स 0 भरेगा. तो अलाउड है बट मैक्सिमम कितना अलाउड है? 12%. इतना पॉइंट समझेगा. बोलोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है डिसअलाउड? कुछ नहीं बोला है, मतलब बिजनेस के लिए तो लोन लेता ही है ना आदमी यार. सो अलाउड है डिसअलाउड? अलाउड. आई होप इतना समझेगा. नहीं समझा? आंसर बोलोगे क्या? कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज अलाउड है डिसअलाउड? बट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. नहीं तो लोग पैसा काटेंगे और कभी डिपॉजिट नहीं करेंगे. बोनस एंड कमीशन इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट, बिकॉज वो अमाउंट सर्टन नहीं रहता है, 0.5 से कुछ भी रेंज होता रहता है. बेटा वैसे अगर आपने लोन है ना ऐसे बैंक से लिया जिधर गवर्नमेंट का पैसा है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट, कोई सुन रहा है क्या? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SIIC, SFC, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. क्या बोला है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. सुन रहे हो नहीं है? पता नहीं चलता है. पहला क्या बोला है? स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन. वापस से बोलो क्या बोला? स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन. फिर
स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, क्या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बराबर है SIIC, SFC, PFI, कोई सुन रहा है क्या, या शेड्यूल बैंक, ये सब में गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट बोलता है इन लोग से लोन लिया और अगर इंटरेस्ट पे किया तो अलाउड है, तो क्या बोला, बट वो जो इंटरेस्ट है पेड होना चाहिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले। किसके पहले? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। नॉर्मल बैंक से आप लोन लो तो वो पेड है तो भी अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है। क्या था? पेड है तो आउटस्टैंडिंग है तो अलाउड। बट ये 4 बैंक से लोन लिया है तो पेड है तो अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउड है। मजा नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ही अलाउड है यार, इंटरेस्ट ऑन लोन इज हमेशा अलाउड है। बट अगर नॉर्मल बैंक से लिया तो पेड आउटस्टैंडिंग सब चलेगा, बट ये 4 बैंक से लिया तो पेड होना चाहिए। किसके पहले? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। कौन से बैंक है? SIIC, SFC, PFI, शेड्यूल बैंक। रिपीट करोगे क्या? क्या है? SIIC, SFC, PFI, शेड्यूल बैंक। क्यों पेड होना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा है, बोलता है हमको जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम डिडक्शन नहीं देंगे। लिखो ना रेड पेन से, इंटरेस्ट ऑन इतना कॉपी करो। हाँ बराबर है। एजुकेशन और पर्सनल लोन होएगा तो 5 हेड में से किधर भी नहीं जाएगा, बट वो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में एक 80E है, उसमें आप एजुकेशन लोन लेके जा सकते हो। बाकी पर्सनल लोन कुछ अलाउड नहीं है। हाउस लोन है तो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन है तो इधर, और अगर एजुकेशन लोन है तो चैप्टर 6A में जाएगा, 80E करके सेक्शन है उधर, और बाकी कोई अलाउड नहीं, बाकी किधर भी नहीं जाएगा। वो आप इंटरेस्ट भरो बट उसका फायदा नहीं, मतलब इनकम टैक्स में टैक्स नहीं बचेगा। %12 पर एनम ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका। लिखा? ये लिखो ना, ओनली इफ पेड ऑन और बिफोर, ओनली इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, ओनली इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर बी, उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक, रेड पेन से, अलाउड whether paid or outstanding, allowed whether paid or outstanding। लिखा है? कोई बोलेगा 3 सेक्शन याद रह जाएंगे क्या? सेक्शन 30 क्या था?
ये सब अगर रट्टा मारना पड़ेगा तो एग्जाम में राइट नहीं जाएगा यार, क्लिक होना चाहिए। रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस रिलेटिंग टू बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग बिजनेस के लिए है तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड, रिपेयर्स रेवेन्यू है तो अलाउड, कैपिटल है तो डिसअलाउड। अलाउड डिसअलाउड मतलब क्या? मतलब पीएनएल डेबिट में अलाउड है मतलब बराबर है, डिसअलाउड है तो हटाना पड़ेगा। आंसर बोलोगे 31 क्या है? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगेन बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड, रेवेन्यू है तो कैपिटल है तो डिसअलाउड। 36 में आता है सी बर्फी। कोई सुन रहा है क्या? सी मतलब बोलो, अच्छे जगह पे किया है तो मतलब रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड है तो अलाउड, और अनरिकॉग्नाइज है तो डिसअलाउड। अलाउड है ओनली इफ ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फंड। सी दूसरा क्या था? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। बी फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर एक्चुअल है तो, प्रोविजन है तो, बैड डेट्स रिकवर हुआ तो पहले डेबिट में था तो अभी क्रेडिट में आएगा, पहले डेबिट में नहीं था तो अभी क्रेडिट में नहीं आएगा। बोनस एंड कमीशन इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। मतलब 31 मार्च के पहले पे होना चाहिए, जुलाई के पहले, जुलाई के पहले। फिर बाद में ए फॉर एनिमल्स रिटर्न ऑफ। कितना माइनस होएगा? डेप्रीशिएशन या फुल कॉस्ट? माइनस रिकवरी। कभी? when the animal become useless. Family planning promotional expense allowed only to companies because खर्चा भी वही करते हैं। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो फुल्ली अलाउड, कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ। पेमेंट कैसे होना चाहिए? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगर इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टॉक के लिए तो प्रोपराइटर और उसके फैमिली मेंबर के लिए तो डिसअलाउड, इधर डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस रिलेटिंग टू, अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस इतना ही दिया, अलाउड ना, अज्यूम करने का बिजनेस लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। आई होप इतना याद रहेगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोपराइटर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मैक्सिमम 12% पर एनम। क्यों मैक्सिमम 12% है? नहीं तो कुछ भी देके कभी उन लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे, तो इसलिए उन लोग को 12% पर एनम पे रिस्ट्रिक्ट किया होगा। इतना पॉइंट समझेगा? अरे बोलो यार। yes. सेक्शन नंबर कौन सा है? 37। अब गवर्नमेंट बोलता है, सुनो ना प्लीज, सेक्शन 30 था सिर्फ बिल्डिंग का खर्चा, 31 था इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का। फिर एक सेक्शन है 32 डेप्रीशिएशन। क्या बोला? 32 मतलब वो सिर्फ डेप्रीशिएशन का क्या होएगा उसका बता रहा है। 36 बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस, बैड डेट्स का क्या होएगा उसका बता रहा है। अरे बट बिजनेस में तो यार हर बिजनेस में अलग अलग खर्चा होता है। अपने कंपनी में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बहुत होएगा। कोई सुन रहा है क्या? कोई आदमी बोलता है यार हम लोग का तो पूरा ऑनलाइन है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा ही नहीं होता है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अमेजोन वाला बोलता है पैकिंग का खर्चा होता है, अपन बोलते हैं हमारे तो पैकिंग का कुछ खर्चा ही नहीं है। तो यार गवर्नमेंट बोलता है ऐसे तो कितने सारे खर्चों का लिस्ट बनाएंगे यार। कोई सुन रहा है क्या? तो इसके लिए ये लिस्ट बनाना इम्पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग का अलग खर्चा है, ट्रेडर का अलग है, ऑनलाइन वालों का अलग है, क्लास वालों का अलग है। तो हम लोग ने एक सेक्शन 37 बना दिया, जनरल डिडक्शन। क्या बना दिया? जनरल डिडक्शन। बोलता है कोई भी खर्चा जो सेक्शन 30 से लेके 36 में नहीं आ रहा है, बराबर है, मतलब ये सारे स्पेसिफिक खर्चे नहीं है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है, अगर बिजनेस से रिलेटेड है और ऑफेंसिव पर्पस नहीं है तो 37 में उसका डिडक्शन लेके जाओ। प्लीज बोलो, 30 अपन ने पढ़ा, 31 पढ़ा, 36 पढ़ा। सैलरी टू स्टाफ उधर पढ़ा है क्या कहीं पे भी? तो सैलरी टू स्टाफ 37 में अलाउड है। किधर अलाउड है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल 30, 31, 36 में पढ़ा है? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल किधर अलाउड है? 37। ऑडिटर रेम्यूनरेशन
अपन ने पढ़ा है नहीं, तो किधर आएगा 37। क्लासेस वालों के लिए प्रोफेसर का पेमेंट किधर जाएगा 37। तो जो भी चीज कहीं पे भी अपन ने नहीं पढ़ी है वो किधर जाएगा 37, बिकॉज ऐसे तो लिस्ट अनलिमिटेड बनेगा और उसका कोई एंड ही नहीं होएगा। इसके लिए जनरल डिडक्शन लिखा है, बट ये जो भी खर्चे क्या होने चाहिए, रेवेन्यू होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और ऑफेंसिव पर्पस नहीं होना चाहिए। इतना पॉइंट समझाएगा, लिखो ना, रेड पेन से हेडिंग दो। आई थिंक तुम्हारा ये डी पॉइंट होएगा, डी पॉइंट नंबर ए वॉज 30, पॉइंट नंबर बी वॉज 31, पॉइंट नंबर सी वॉज 36 और ये रेड पेन से पॉइंट नंबर डी सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन, सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन, उसमें लिखो नॉर्मल पेन से, while computing business income, while computing business income, any expense, next line पे point number A, which is रेड पेन से revenue in nature, which is revenue in nature, point number B normal pen से related to रेड पेन से business, related to business, point number C not covered अंडर सेक्शन कौन सा 30, फिर TO 2 36 एंड पॉइंट नंबर D नॉट फॉर रेड पेन से ऑफेंसिव पर्पस, not for offensive purpose. Example bribes, red pen से will be allowed under section 37, will be allowed under section 37। समझा है कि नहीं कुछ यार? टेक अ ब्रेक एंड विल रिज्यूम।